हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरम स्मार्ट क्लासेस एंड ओरम एडुकेटर के एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट, आज हम इसमें अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम इसमें पढ़ रहे थे सरकारी बजट के बारे में। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि सरकारी बजट क्या होता है, सरकारी बजट के कितने प्रकार होते हैं और उसको बजट को किस तरीके से पेश किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस कर ली थी। तो आज हम इसमें सरकारी बजट के कुछ अन्य तत्व के बारे में जानेंगे कि जो सरकारी बजट है वो किस तरीके से आगे काम करता है और क्यों पेश किया जाता है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। इसका ये आपका सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे बजट के घटक के बारे में कि बजट के कौन कौन से घटक होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें की जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें से हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहला बजट का जो घटक होता है वो होता है राजस्व प्राप्ति। उसके बाद में दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति क्या होता है? देखो, राजस्व का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, हमेशा याद रखना। और पूंजी का मतलब होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड या प्रतिभूतियों से रिलेटेड, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ें करी जाती है। जैसे राजस्व प्राप्ति है, इसमें ये प्लानिंग करी जाती है कि हमारे पास में पैसा कहाँ से आएगा, और इसमें ये प्लानिंग करी जाती है कि हमारे पास में जो प्रॉपर्टी या प्रतिभूतियाँ क्या होती है, किस तरीके से हमारे पास मैनेज होंगी। तो अगर हम राजस्व प्राप्ति की बात करें तो राजस्व प्राप्ति ना ही देनदारी उत्पन्न करती है, मतलब देनदारी को बढ़ाती नहीं। आपको पता है अगर प्राप्ति हो रही है तो देनदारी को ये नहीं बढ़ाएगी। और ना ही किसी संपत्ति को कम करती है, क्योंकि इसमें कोई संपत्ति का रोल नहीं होता। लेकिन अगर पूंजीगत प्राप्ति की बात करते हैं तो ये देनदारी जो होती है उसको उत्पन्न करती है, और क्या करती है, ये किसी संपत्ति को कम कर सकती है। ये आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से इनकी नीतियाँ बनाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्व प्राप्ति की, तो राजस्व प्राप्ति के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है कर राजस्व, दूसरा होता है गैर कर राजस्व। मतलब या तो पहला हम कर सकते हैं टैक्स के द्वारा, या फिर किसी टैक्स को छोड़कर अन्य जो साधन होते हैं उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राजस्व प्राप्ति को इकट्ठा कर सकते हैं। अब इनको एक एक करके हम देखते हैं। अब अगर हम बात करें आगे, तो कर राजस्व के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कर राजस्व का मतलब क्या होता है, कर का मतलब क्या होता है? कर या फिर दूसरे स्रोतों से प्राप्त की गई कुल धनराशि को हम क्या कहते हैं, कर कहते हैं या कर राजस्व कहते हैं। या तो आपके द्वारा टैक्स लगाया गया हो, मतलब सरकार के द्वारा आप पर टैक्स लगाया गया हो, या फिर टैक्स किसी और दूसरे माध्यम से लिया गया हो। मतलब कुल मिलाकर जो टैक्स होता है, मतलब टैक्स अब क्यों दिया जाता है टैक्स, ये सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम टैक्स क्यों पे करते हैं। देखिए, सरकार हमारे लिए जो संसाधन उपलब्ध कराती है उसको उपभोग करने के लिए हम जो सरकार को धनराशि पे करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम कर राजस्व कहते हैं। मतलब जब हम सरकार की किसी संपत्ति का उपभोग करते हैं और उपभोग करने के उपरांत हम क्या करते हैं, उसका कुछ धनराशि उसको पे करते हैं, तो उसी धनराशि को हम टैक्स बोलते हैं, कर राजस्व बोलते हैं। ठीक है, जो कर राजस्व होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आपका प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम हस्तांतरित कर भी कह सकते हैं। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। लेकिन दोनों के दोनों क्या होता है, सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। जब हम किसी संसाधन का प्रयोग करते हैं सरकार के, और उसके बदले में हम सरकार को कुछ जो धनराशि पे करते हैं उसी को ही हम टैक्स बोलते हैं। समझ में आया ना इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रत्यक्ष कर की, तो जो प्रत्यक्ष कर होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट।
देखिए, अगर आपके पास प्रत्यक्ष कर लगा है या किसी व्यक्ति पर गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्यक्ष कर लगा है, तो वो क्या होता है, सीधा सीधा उसी व्यक्ति को पे करना होता है जिस व्यक्ति के ऊपर वो टैक्स लगा हुआ होता है। मतलब कि प्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति की संपत्ति या आय पर लगाया जाता है। यह सीधा सरकार को भुगतान किया जाता है। इस कर को हम किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाल सकते हैं। मतलब किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर हम थोप इसको नहीं सकते हैं कि भाई मैं नहीं कर रहा, तू कर दे। तो इसमें क्या होता है, सरकार किसी पर्टिकुलर बंदे के ऊपर लगाती है, या तो वो उसकी संपत्ति पे लगाए या फिर उसकी इनकम पे लगाए। तो दो तरीके से ये डायरेक्ट कर लगाया जाता है, और ये उसी बंदे के ऊपर लगाया जाता है जिस बंदे की सैलरी होगी या जिस बंदे की प्रॉपर्टी होगी, तो उसी के ऊपर डायरेक्ट कर लगाया जाता है। अगर हम बात करें डायरेक्ट कर कितने तरीके से लगाया जाता है, तो डायरेक्ट कर सबसे पहला होता है निगम कर, जो कि आपका सरकारी संपत्ति या सरकारी की जो भी आपकी नगर निगम के अंदर जो भी चीज़ें आपकी आती हैं। उसके बाद में आपका आता है संपत्ति कर, जिसे हम हाउस टैक्स या फिर आपका अदर जो हम अपनी भूमि का बदले जो हम भूमि यूज करते हैं उसके बदले हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तीसरा आता है आपका पूंजीगत टैक्स। ठीक है, जो पूंजीगत हमारी जो पूंजी है उसके ऊपर जो लगाया जाता है। उसके बाद में आपका आयकर, उसके बाद मृत्यु कर और उसके बाद ब्याज। यानी ये छह की छह जो तरीके हैं, इन तरीकों से ही क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो आपको क्या करेगा, तीन ऑप्शन आपको देगा बिल्कुल राइट और एक ऑप्शन देगा आपको गलत। तो आपको समझ जाना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ये आपको छः के छः याद करने हैं। अगर ये छः याद हैं तो आपको गलत होगा तो भी पता चल जाएगा और सही होगा तो भी पता चल जाएगा। चाहे आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा नहीं है तो भी आप बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा है तो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये छः तरीके याद रखने पड़ेंगे। तो ये था आपका प्रत्यक्ष कर जो इतने तरीके से लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की, कि जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो क्या होता है, किसे किसे हम कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर हम किसको कहते हैं, तो जो अप्रत्यक्ष कर है मतलब ये इनडायरेक्टली लगाया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर बंदे को शकल देखकर या फिर किसी पर्टिकुलर बंदे के ऊपर ये टैक्स नहीं होता है। यानी वह कर होता है प्रत्यक्ष कर जो किसी भी उपभोग वस्तुओं पर लगाया जाता है, और इस कर को हम किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर डाल सकते हैं। यानी अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊं, और लगता है कि मेरे को एक मतलब दोस्त मिल गया या फिर पापा से बोल दिया, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, मन मेरा कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का। मैंने क्या करा, घर में या छोटे भाई से या पापा से बोला कि कोल्ड ड्रिंक लेके आना। तो वो अगर जो टैक्स मैं पे करने वाला था वो मैंने किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर डाल दिया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगता। जैसे अगर हम बोले बिक्री कर, जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं लगाया जाता। जो खरीदेगा टैक्स उसको पे करना होगा। उसके बाद में वैट, ये वैट टैक्स भी क्या होता है, ये वस्तुओं पर लगाया जाता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाया जाता। मनोरंजन कर, सेवा कर, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क, ये जितने भी शुल्क हैं, जितने भी टैक्स हैं, ये अप्रत्यक्ष तरीके से लगाए जाते हैं और ये किसी पर्टिकुलर बंदे के ऊपर नहीं लगाए जाते। इनको आप खुद नहीं देना चाहते तो किसी दूसरे के ऊपर आप डाल सकते हैं, तो अनजाने में कोई दूसरा व्यक्ति आप वो टैक्स को पे कर सकता है। तो ये था आपका इनडायरेक्ट कर। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे गैर कर राजस्व की। मतलब अब तक जितने भी हमने दो तरीके देखे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये दो ऐसे तरीके थे जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स के द्वारा अपने पास पैसा इकट्ठा करती है। अब हम ये देखेंगे कि भाई टैक्स ना लगाकर टैक्स के अलावा गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसे को इकट्ठा करती है, या फिर और कौन सा ऐसा तरीका है जो गवर्नमेंट के पास में राजस्व जाता है। तो सरकार के पास में कर प्राप्ति को छोड़कर अन्य और भी ऐसे तरीके होते हैं
जिसके द्वारा क्या कर सकती है गवर्नमेंट पैसा ले सकती है। सबसे पहला ब्याज, यानी कि सरकार किसी अन्य देश की गवर्नमेंट को या अन्य किसी को कर्जा देकर उससे ब्याज वसूल कर सकती है। दूसरा तरीका है लाइसेंस या फिर फी का तरीका। मतलब आपने देखा ही होगा कि लाइसेंस बनाने के लिए हमें फी देनी होती है, या लाइसेंस लेने के लिए हमें कुछ पैसा देना होता है ना। तो वही पैसा किसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद में उपहार या अनुदान, जैसे गवर्नमेंट को अगर कहीं से उपहार मिल जाता है या अनुदान मिल जाता है तो वो भी क्या है, एक प्रकार का गैर कर राजस्व ही कहलाता है, प्रतिभूतियां वगैरह ये सारी चीज। उसके बाद में आपका लाभांश। लाभांश मतलब जो प्रॉफिट होता है, जो गवर्नमेंट को जो भी लाभ होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो भी क्या होता है, गवर्नमेंट के पास में राजस्व कर के रूप में ही जाता है। चालान कटता है, जुर्माना लगता है, या किसी को कोर्ट के द्वारा क्या होता है, दंड दिया जाता है, तो उससे जो पैसा मिलता है वो भी पैसा गवर्नमेंट को ही जाता है। जब्ती करना या कब्जा करना, जैसे गवर्नमेंट होती है, कोई लावारिस जमीन होती है, या फिर आपका क्या होता है, किसी चीज के ऊपर कब्जा कर लेती है। आपने देखा है जैसे कि लोग बैंकों से क्या करते हैं, लोन लेकर भाग जाते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट का कब्जा हो जाता है, तो गवर्नमेंट उसकी संपत्ति को जब्त कर लेती है। तो वो लावारिस वस्तु तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो क्या है, उस पर पैसा नहीं था तो उसकी कुर्की कर दी जाती है। जैसे अगर किसी का वाहन पकड़ लिया, उसका वाहन नहीं छुड़ाया जाता, तो 1 साल बाद 2 साल बाद में क्या होता है, उस वाहन की कुर्की कर दी जाती है। कुर्की का मतलब क्या होता है, उसको सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, जितना पैसा आता है वो सब गवर्नमेंट को चला जाता है। उसके बाद में फी शुल्क या फिर आपका शुल्क वगैरह जो हम लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट आपसे टैक्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन फीस, या किसी गवर्नमेंट जॉब की आप फॉर्म डालते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, वो गवर्नमेंट को ही जाती है। वो भी एक तरीका होता है राजस्व को इकट्ठा करने का, रिवेन्यू को इकट्ठा करने का। एक तरीका होता है एस चीट के द्वारा। एस चीट का मतलब होता है कि कोई ऐसी संपत्ति जिसका कोई वारिस ना हो, मतलब जैसे सपोज करो किसी के कोई बच्चे नहीं हैं और उनका देहांत हो जाता है, तो उसकी जो जमीन होती है वो डायरेक्टली किसको चली जाती है, गवर्नमेंट को चली जाती है। क्यों चली जाती है, क्योंकि उसका कोई अब संपत्ति का वारिस नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, वो उसके पास चली जाती है। तो ये सारी चीज थी गैर कर राजस्व की। ठीक है, अब देखते हैं कोई एक ऐसा तरीका। ये तरीका कुछ अलग तरीका होता है। ये तरीका क्या होता है, विशेष आकलन। गवर्नमेंट क्या करती है, देखो गवर्नमेंट को सिर्फ क्या चाहिए, रिवेन्यू चाहिए। और रिवेन्यू के मतलब में वो क्या कर सकती है, वो कोई सी भी प्लानिंग कर सकती है, किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर सकती है और किसी भी तरीके से हमारे ऊपर टैक्स लगा सकती है। तो एक प्रकार का यही एक टैक्स क्या होता है, जिसको हम विशेष आकलन टैक्स बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एक ऐसी संपत्ति पर लगाया जाता है जो किसी तरीके की फेमस जगह के पास होती है, और उससे जो कर प्राप्त होता है उसी को हम विशेष आकलन बोलते हैं। मतलब किसी फेमस जगह के पास में जो संपत्ति होती है, उस संपत्ति के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स को ही हम विशेष आकलन कहते हैं। तो ये विशेष आकलन टैक्स होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो घर है वो किसी मेट्रो स्टेशन के पास में है, या आपकी जमीन किसी मेट्रो स्टेशन के पास में है। तो आपके मेट्रो स्टेशन के पास में, तो आप क्या, गवर्नमेंट क्या करेगी कि भाई देखो आपका जो घर है या आपकी जो जमीन है वो एक फेमस जगह है मेट्रो स्टेशन के पास में, तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, ज्यादा टैक्स लगा देती है। जैसे कि आप इसमें फोटो में भी देख रहे हैं, मैंने 2-3 ये आपकी क्या लगा रखी है, फोटोज लगा रखी है। जैसे आपकी जमीन कुतुब मीनार के आसपास के एरिया में है, फेमस एरिया में है, या फिर आपका क्या है, इंडिया गेट के पास में है, या फिर आपका जो लाल किला है उसके पास में है, या पालिका बाजार के पास में आपकी जमीन है, या कोई बड़ा फ्लाई ओवर है, या फिर आपका सामने हाईवे जा रहा है, तो उसके लिए क्या है, आपसे गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमें ज़्यादा टैक्स दो। भाई क्यों दो, क्योंकि आपके पास में फेमस जगह है ना, आप एक फेमस जगह पे रह रहे हो। तो आप अगर एक फेमस जगह पे रहते हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक विशेष कर लेती है। समझ गए ये वाला,
जैसे आप सपोज करो आपका घर लाल किले के जस्ट सामने वाली मार्केट में है और वो आप ही का घर है, और सुबह उठते ही आपने क्या करा, लाल किले के दर्शन करे, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई तो सुबह को भी शाम को भी रिश्तेदार आ रहे हैं, तो क्या करेगा, अपने घर में बुलाता है, सामने से लाल किला दिखा देता है, ऐसा नहीं है तू ज़्यादा टैक्स दे। तो मतलब क्या है, ये कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपके घर के आसपास कोई फेमस जगह है या कोई बहुत बड़ी टूरिस्ट पैलेस है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया आप टैक्स दे दो, कि आप इस फेमस जगह पर रह रहे हो तो इसलिए आपको ज़्यादा टैक्स लगेगा। समझ गए ना? पालिका बाजार, लाल कुआं, कुतुब मीनार, ताजमहल, या फिर आपका होटल सिटी सेंटर, या फिर आपका बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आपसे क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स ले लेती है। और वो भी क्यों ले लेती है, क्योंकि फेमस जगह के पास आप रहते हो। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, पूंजीगत प्राप्तियां। देखिए पूंजीगत प्राप्तियां क्या होता है, ये सरकार की क्या करता है, देनदारी को उत्पन्न करता है और सरकार की संपत्ति को कम करता है। ये मुख्य रूप से क्या होता है, 3 प्रकार की होती है। समझ गए? जो पूंजीगत प्राप्ति होती है 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला उधार ले लेते हैं, दूसरा क्या होता है, ऋण की वसूली, और तीसरा होता है अन्य प्रकार के कार्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, उधार के बारे में, फिर हम वसूली के बारे में बात करेंगे, फिर अन्य कार्यों के बारे में बात करेंगे। अब ये तरीका है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश करेगी, अपनी संपत्ति को बढ़ाएगी। अब वो कोई भी तरीका हो, हमें कोई मतलब नहीं है, या गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, बस गवर्नमेंट के पास में क्या आना चाहिए, पूंजीगत प्राप्ति होनी चाहिए। अब वो तरीके देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है उधार। जब कोई भी सरकार अपने व्यय को बढ़ाने के लिए उधार दिया, मतलब उधार को क्या करती है, इकट्ठा करती है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति क्या करता है, अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी से पैसा लेता है और अपने शौक पूरे करता है, पैसा लेता है और शौक पूरे करता है, पैसा लेता है और शौक पूरे करता है। तो ये क्या करता जा रहा है, ये एक तरीके से कर्जे में बंधता जा रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, कभी ना कभी ये पैसा इसको देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप सोचो कि आपने किसी से पैसा लिया और आपने वो खर्च कर दिया, तो भाई ऐसे तो है नहीं कि सामने वाला क्या करेगा, आपको वो माफ कर देगा कि भाई छोड़, तूने खर्च कर दिया, नहीं रहने दे। आपको कभी ना कभी वो पैसा देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, सरकार क्या करती है, खर्च करने के लिए, सरकार अपने देश में डेवलपमेंट करने के लिए, खर्च करने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, अन्य चीज़ों में काम करने के लिए सरकार पैसा इकट्ठा करती है। और वो पैसा कैसे इकट्ठा कर रही है वो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो ऋण लेके कर रही है, उधार लेके कर रही है, तो सिंपल सी बात है, कल को वो पैसा उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए देनदारी भी उत्पन्न करता है। वो पैसा कहाँ कहाँ से इकट्ठा करती है ये देखते हैं। तो सबसे पहला क्या करती है, वो जनता से, यानी कि खुले बाजार से। जैसे मैंने अभी बताया था, वो क्या करती है, सेल कर देती है, यानी कि वो क्या कर देती है, कुड़की कर देती है। कुड़की में जनता आती है, जनता उनकी कुड़कियों में से सामान खरीदती है, और वो क्या करती है, जनता से उधार ले लेते हैं। या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, खुला बाजार कर देते हैं कि भाई आओ और यहाँ से चीज़ें लो और जाओ। तो खुले बाजार की प्रक्रिया भी क्या करती है, एक प्रकार का उधार है। दूसरा, आरबीआई से उधार मांग लेती है। भाई गवर्नमेंट पे अगर पैसा नहीं होता तो वो क्या करती है, केंद्रीय बैंक से भी उधार ले लेती है। ये हर उसमें चलता है, ये थोड़ा बहुत तो होता रहता है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो किसी भी देश की सरकार, जैसे यूएसए की सरकार, रूस की सरकार, ब्रिटेन की सरकार, या अन्य देश की किसी भी सरकार से वो पैसा उधार ले सकती है। अगर सरकार से नहीं ले सकती है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, जैसे आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, या फिर स्विस बैंक हुआ, या फिर किसी अन्य देश का केंद्रीय बैंक हो गया। तो उससे क्या करती है, गवर्नमेंट पैसा उधार ले लेती कि भाई थोड़ा सा पैसा दे दो, हमारे देश में ये काम हो जाएगा, फिर हम आपको वापसी लौटा देंगे। तो मतलब ये यार, जैसे हम लोग करते हैं ना, वैसे ही देश भी एक दूसरे के साथ करते हैं। एक तरीके से जैसे हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, वैसे ही वो देश भी क्या करते हैं, देश देश आपस में व्यापार करते हैं। तो अगर हमें देश को देखना है तो हम ऑटोमेटिक आप अपने आप को देख लीजिए। जैसे आपको पैसा खर्च करना है तो आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी से उधार ले लेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर देश में पैसा नहीं है तो देश को खर्च करना है तो किसी और से उधार ले लेगा। तो सिंपल सी बात। तो सबसे पहला तरीका है उधार। दूसरा तरीका देखिए क्या है, दूसरा तरीका है ऋण की वसूली करना। ऋण की वसूली करना मतलब, यानी कि किसी भी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है,
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, ऋण देकर पैसा कमाती है। मतलब सरकार भी क्या करती है, दूसरों को पैसा देती है और उससे पैसा कमाती है। अब देखिए, पैसा ही पैसे को कमा रहा था, उसने पैसे का कहाँ पर किस तरीके से यूज किया, पूंजी की तरह यूज किया, संपत्ति की तरीके से यूज किया। भाई पैसे को दिया और पैसे से पैसा कमा लिया, तो ऋण की वसूली करके क्या करा, सिंपल सी बात है। तो उसने क्या करा, उसको तो सिर्फ पैसा चाहिए, उसने क्या करा, पैसा ब्याज पे दिया कि भाई आप देते रहो। जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है, पैसा उधार दे देती है और बदले में ये क्या करती है, इससे ब्याज ले लेता रहता है। अब ये नहीं है कि इसने इसको चलो 1,000 करोड़ रुपए दिए, तो उसका ब्याज भी तो लेगी और 1,000 करोड़ रुपए भी लेगी, तो फायदा हो रहा है ना। तो ये ऋण की वसूली कहलाता है। अन्य प्रकार के और क्या कार्य होते हैं, देखो विनिवेश। विनिवेश का मतलब क्या होता है कि आपके जो सार्वजनिक संपत्ति है, उनके शेयर का कुछ भाग क्या करती है, मार्केट में बेचकर क्या करती है, सरकार अपनी संपत्ति को कम कर देती है। अब सपोज करो जैसे प्रतिभूतियां हैं, अगर आपने अभी सुना होगा तो अभी मुश्किल से 7-8 दिन पहले अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनको जो भी उपहार मिले थे अब तक, मतलब 1 साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर जो भी उनको उपहार मिले थे, उनकी क्या करी है, उनकी सेल लगाई है। उससे जो भी पैसा आएगा वो नमामि गंगे में यूज होगा। तो मतलब हम क्या करते हैं, ऐसे हमारा देश होता है, जो भी हमारे देश की प्रतिभूतियां या फिर जो उपहार मिलते हैं, उनको बेचकर क्या करती है सरकार, उस संपत्ति का विनिवेश कर लेती है। समझ गए विनिवेश। उसके बाद में क्या करते हैं, लघु बचत। लघु बचत क्या, तो लघु बचत देखिए, सबसे पहले डाकघर की बचत, क्योंकि डाकघर भी क्या करता है, जिसमें हम टिकट वगैरह या फिर पार्सल वगैरह भेजते हैं, तो वो क्या है, वो भी तो हमारे बचत कर रहे हैं ना। उसके बाद में राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान बचत पत्र, विकास बचत पत्र, और ये क्या करते हैं, सब क्या कहते हैं, देनता को बढ़ाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं हमारा खर्चा, डाकघर जगह जगह है, डाकघर को भी सारी चीजें जानी चाहिए, राष्ट्रीय बचत पत्र होता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो अन्य तरीके से क्या करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, और ये सारी चीजें क्या करती है, देयता को बढ़ाती हैं। ये भी तो अपना अपना काम करेंगे, और ये काम करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनको पैसा वापसी लौटाना पड़ेगा। और जब वापसी लौटाना पड़ेगा तो सिंपल सी बात, आज तो तुम लेके खा रहे हो, और लेकिन कल को तुम क्या करोगे, कल को वो लौटाना भी तो पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, देयता को बढ़ाता है। तो यहाँ तक आपकी पूंजीगत प्राप्ति थी, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। आज की डेट में इतना ही, और इसके आगे की जो भी आपकी क्लास होगी या फिर आप जो भी टॉपिक्स आपके बचे हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में, आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी पार्ट्स में अगर हम पढ़ते हैं तो आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और हमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा, आप इसको सरप्राइज़ बोल सकते हैं, या फिर आपके लिए एक रिक्वेस्ट है मेरे से आपको, कि आप उस चीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिए। और वो चीज़ है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और हम एडुकेटर द ई लर्निंग ऐप, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद में आपको एक मैसेज आएगा वेलकम का, ठीक है। वेलकम का आपके पास में मैसेज आएगा, और उस वेलकम के मैसेज जहाँ से आया है, आप उसमें मुझे कमेंट कर कर आप अपनी क्लास बता सकते हैं, ताकि मैं आपको फ्री बैच में सारी चीज़ें दे सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में आपको समझा सकूं, और आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास लेना हमारे से, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे हमारे से डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर कमेंट करने का, चैट करने का ऑप्शन है। तो आप हमारी टीम से बात कर कर अपनी क्लास को बुक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर है, समय समय पर इसमें क्विज और टेस्ट होते रहते हैं। आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक, रिकॉर्डिंग क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, सारी चीज़ इसके अंदर उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।